हेलो फ्रेंड्स, एबीआई समाधान में आपको स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का एक नया और लेक्चर लेकर आ रहे हैं आपको, विकर्णी संबंध। आज हम किसकी बात करेंगे? विकर्णी संबंध की बात करेंगे। ठीक है, हम विकर्णी संबंध की बात करेंगे। अब तक हम जो हमारी चल रही थी वो चल रही थी यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही थी, जिसमें हम एस ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे थे। और ये हमारा जो एमजीसीयू का सेमेस्टर सेकंड चल रहा है। देखिए, विकर्णी संबंध होते क्या हैं? एक संबंध होते हैं जो दो तत्व होते हैं ना, उनके में कुछ भौतिक कुछ रासायनिक जब रिएक्शन करते हो ना, वो उन गुणों में समानताएं होती हैं। दो अलग अलग सारणियों के दो यौगिक होंगे और यौगिकों में क्या होंगे? संबंध होंगे। वही क्या कहलाएंगे? हमारे पास विकर्णी संबंध कहलाते हैं। जिन विकर्णी संबंधों की हम चर्चा करेंगे वो ग्रुप 1 व ग्रुप 2 के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आप कैसे पता कर सकते हो दो किस प्रकार से विकर्णी संबंध दर्शाते हैं? आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले आप सिंपल सा है, आप देख लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। विकर्णी संबंध को आप किस प्रकार से दर्शा सकते हैं? कुछ इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। जिन दो तत्वों के हम विकर्णी संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे, दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक लिथियम और मैग्नीशियम, एक बेरिलियम और एल्यूमिनियम। समझ में आ गया होगा। हम क्या करते हैं? विकर्णी संबंध वह होते हैं जब हम क्या करते हैं, दो अलग अलग जो तत्व होते हैं उन तत्वों में भौतिक अवस्थाएं, गलनांक, क्वथनांक वे रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर हम क्या करते हैं, उनमें एक संबंध स्थापित करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? विकर्णी संबंध बोलते हैं। ये आप विकर्णी संबंध की परिभाषा लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक है अपना, इसमें हम पहले संबंध की बात करते हैं, लिथियम व मैग्नीशियम। पहला संबंध कौन सा हो जाएगा? लिथियम व मैग्नीशियम है। ठीक है, आपने देखा होगा, हमने पिछले प्रीवियस क्लासों के अंदर गुणों के बारे में पढ़ा था कि जो एस ब्लॉक के यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? अधिकतर नरम होते हैं। नरम होने का हमने कारण भी वहां पर पता किया था, और वहां पर हमने देखा कि जो नाभिकीय परमाणु नाभिकीय जो आकर्षण बल है वो उसके कारण वो क्या होते हैं? गलनांक, क्वथनांक उसके क्या होते हैं? कम होते हैं। ये है सामान्य बातें। परंतु जब मैं लिथियम और मैग्नीशियम दोनों की बात करूं तो इनका क्या होता है? गलनांक व क्वथनांक क्या होता है? इनका उच्च हो जाता है, और जो इनकी जो नरमता है वो क्या होती है? कठोरता में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसे समझ लिया होगी। इस लाइन को हम लिख देते हैं। ठीक है, गलनांक व क्वथनांक अधिक व कठोर होते हैं अन्य क्षार धातुओं से। ठीक है, अब क्या होते हैं? इनके कुछ यौगिक हैं। यौगिक किस प्रकार से बनाते हैं? मैंने स्टार्ट में बताया था कि जो धनावेश होता है, पॉजिटिव आवेश, ये प्रबल धनावेश से बनाते हैं और स्वयं क्या खोजते हैं? प्रबल ऋणावेश को खोजते हैं। जब प्रबल धनावेश और प्रबल ऋणावेश जब आपस में मिलते हैं तो वो एक आयनिक यौगिक को बनाते हैं। हमने अधिकतर ये पढ़ाया था ना, ये अधिकतर क्या होता है? आयनिक यौगिक ही बनाते हैं। परंतु इस केस में क्या होता है? लिथियम और मैग्नीशियम की बात करोगे आप तो यह सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। अधिकतर तो बनाते हैं आयनिक यौगिक बनाते हैं, और ये क्या बनाएंगे? अपने सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, ये क्या बनाते हैं? लिथियम व मैग्नीशियम सहसंयोजक यौगिक
बनाते हैं, परंतु अन्य क्षार धातु आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, हमारा है तीसरा पॉइंट की बात करता हूं। देखिए, जब आप लिथियम और मैग्नीशियम का ना ऑक्साइड कराओगे अर्थात ऑक्सीकरण कराओगे ना, तो ये सिर्फ मोनो ऑक्साइड देंगे, परंतु जब आप अन्य धातुओं से जब इनकी रिएक्शन करवाओगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे, तो वो क्या बनाएंगे, पेरोक्साइड बनाएंगे और सुपर पेरोक्साइड बनाएंगे, जो हमने केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीकरण करवाते हुए आपने देखा होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, लिथियम व मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण करने पर मोनोऑक्साइड बनाते हैं, जबकि अन्य क्षार धातु पेरोक्साइड व सुपर पेरोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम चौथी। हमने वहां पर ना ऑक्सीकरण भी किया था और हम बात करते हैं धातुओं की भी। जब ये मेटेलिक अर्थात धातु से जब रिएक्शन करेंगे तो ये क्या करते हैं, जैसे हमने कार्बन से कर लिया तो कार्बाइड बनाया, नाइट्रोजन से कर दिया नाइट्राइड बनाते हैं। ठीक है, और जबकि जो अन्य जो धातुएं होती है वो इस प्रकार की रिएक्शन आपको नहीं देखने को मिलती है वहां पर। ठीक है, ओके। लिथियम व मैग्नीशियम की धातु कार्बन से व नाइट्रोजन से अभिक्रिया करने पर कार्बाइड व नाइट्राइड बनाते हैं, जबकि अन्य धातु यह अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं लिथियम या मैग्नीशियम के ऑक्साइड की बात करोगे आप, उनके नाइट्राइड की बात करोगे आप, हाइड्रोक्साइड की बात करोगे आप, तब वो क्या करते हैं, जब आप उनको विघटित करोगे अर्थात जब उनको गर्म करके विघटित करोगे तो LiO2 देंगे, परंतु जब अन्य धातुओं से कराएं, पहली बात वो हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और नाइट्राइड के साथ कभी भी विघटित नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ केवल याद रखना है आपको, नाइट्राइड ऐसा है जब उसके साथ विघटित होंगे, विघटित होकर नाइट्राइड नहीं बनाएंगे, नाइट्राइट बनाएंगे। ठीक है, लिख लीजिए इसको अच्छे से। लिथियम के ऑक्साइड जैसे हाइड्रोक्साइड, लिख दिए लिथियम के, इसको लिख दिए लिथियम के वे मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइट, ठीक है, और कार्बोनेट को गर्म करके विघटित करने पर LiO2 मुक्त करते हैं, जबकि
अन्य अन्य धातु जो क्या हो क्षार केवल नाइट्राइड से विघटित होकर नाइट्राइड बनाते हैं। ठीक है, अब कुछ क्या देखेंगे, हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे, तब तक आप क्या इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, यही अब देखिए हम इनको लास्ट वाला लाइन है उसको रिएक्शन समझेंगे। हम पहले करते हैं हाइड्रोक्साइड की बात। तो लिथियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो Li2O देता है, यहाँ पर सही कर लेगा LiO2 है। ठीक है, LiO2 देते हैं, देखिए हमने रिएक्शन से पता कर लिया। फिर हमने क्या किया, लिथियम के कार्बोनेट से ये देख लीजिए वापिस ये क्या दे रहा है, LiO2 दे रहा है। फिर हम क्या करते हैं, लिथियम की नाइट्रेट से करते हैं, तब ये क्या आता है वापस 2LiO2, मतलब मेनली ये क्या दे रहा है, Li2O दे रहा है। फिर हम मैग्नीशियम की नाइट्रेट की बात करें तो वो क्या देता है, 2MgO देता है। और जब हम बात करें पोटेशियम की नाइट्रेट की बात करें तो वो क्या देता है, KNO2 देता है। एक बार आप वापस से इसको नोट डाउन कर दीजिए जो नहीं लिखा है। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद जो हम अगला संबंध विकर्ण संबंध पढ़ेंगे वो बेरिलियम और किसके बारे में पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे बेरिलियम, जो हमारा बी टॉपिक है वह एल्यूमिनियम के बारे में बात करेंगे। देखिए इसमें हम दो चीजें ले लेते हैं एक बार, क्या ये तो आप ले लीजिए इसमें क्षार, वेग लेते हैं अम्ल। अब देखो दोनों किस प्रकार से यूज होते हैं। पहले हम अम्ल की बात करते हैं। जो क्या करते हैं, जो ऑक्साइड होते हैं बेरिलियम एल्यूमिनियम के, वो क्या करते हैं उसके परक्षित परत, ऐसी परत सुरक्षा परत बना लेंगे जिससे क्या करेंगे, जो अम्ल होंगे ना अम्ल, उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, उसको साथ कोई क्रिया रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। और बात करूं अगर क्षार की, तो क्षार के साथ क्या होंगे, एल्यूमिनियम और बेरिलियम दोनों घुल जाएंगे, और घुलने के बाद में क्या होगा, ऑक्साइड, बेरिलियम के ऑक्साइड व एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का क्या बनाएंगे, संकुल बनाते हैं, वो आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो चीज समझ में आ गई। अम्लों की बात कर रहा हूं तो क्या करते हैं कि जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं वो एक निश्चित परत बना लेते हैं, जिससे क्या अम्ल उस पर कोई रिएक्शन नहीं करता है। और मैं बात करूं अगर क्षार की, तो क्षार में दोनों घुलनशील हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड क्या बनाते हैं, संकुल बनाते हैं। अब तक पहले हम क्या दो बातें लिख लेते हैं। पहली बात लिखूं मैं तो बेरिलियम व एल्यूमिनियम के ऑक्साइड रक्षित अर्थात सुरक्षा परत बना लेते हैं, जिससे अम्ल प्रभावहीन हो जाता है। दूसरे टॉपिक की अगर बात करूं तो क्या करते हैं, बेरिलियम व एल्यूमिनियम क्षारों में घुलकर क्या करते हैं, घुलकर बेरिलियम व एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइडों के संकुल बनाते हैं। कौन कौन से लिख लीजिए, एक बनाता है वो बेरिलियम OH4, एक कौन सा बनाता है वो एल्यूमिनियम OH4-। ठीक है, तीसरे की बात करूं मैं
देखिए अब क्या होता है, मैंने उसमें भी पढ़ा था कि अधिकतर क्या होते हैं, ये नरम होते हैं, परंतु इन दो की भी आप बात करोगे क्या होंगे, कठोर होंगे। और सेकंड जो लाइन है वो गलनाक व अथनाक उसी के तरह क्या होंगे, थोड़े से उच्च होंगे। और बाकियों के क्या होते हैं, गलनाक व अथाक थोड़े से निम्न होते हैं। तो लिख लीजिए इस लाइन को भी, इनके गलनाक व क्वथनाक उच्च होते हैं, अन्य क्षार धातुओं से, तथा यह कठोर भी होते हैं और अन्य क्षार धातु नरम होती है। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखते हैं उसी की तरह हम यौगिकों की बात करते हैं। यह सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, जबकि अन्य आयनिक प्रकृति दर्शाते हैं। ठीक है, अन्य क्या दर्शाते हैं, आपको आयनिक प्रकृति दर्शाते हैं। पांचों टॉपिक की बात करूं मैं, अब जैसे हमने हाइड्रोक्साइड की बात की थी, वैसे ही इसमें क्या कर लेते हैं हम, इनके विलयशील जल में सारे के सारे क्या होंगे, अविलय होंगे। कार्बनिक विलायकों में क्या होंगे, सारे विलय होंगे। ठीक है, अब हम सिर्फ अविलय की बात करें तो जल के अंदर तो अविलय है, परंतु जब NOH के साथ एक संकुल बना लेंगे ना, सारे क्या हो जाएंगे, उसके अंदर विलय हो जाएंगे। समझ में आ गया। अधिकतर ये क्या होते हैं, अविलय होते हैं। कौन, बेरिलियम और एल्यूमिनियम। परंतु जब ये क्या कर लेंगे, NOH के साथ क्या कर लेंगे, संकुल बना लेंगे, सारे उसके अंदर क्या हो जाएंगे, विलय हो जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी अगर बात करूं मैं, ये हमने कहा कार्बनिक विलायकों में विलय, दोनों में लिख सकते हो आप। जो पहला हमने खत्म किया उसके अंदर भी आप लाइन लिख सकते हो, ये जल में अविलय होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायक में क्या होते हैं, विलय होते हैं। उसमें अगर आप एक दो लाइन और लिखना चाहो तो उसमें ऐड करके ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो कार्बनिक विलायक यहाँ पर बात करते हैं। जो कार्बनिक जो विलायक होते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, ये है जो क्या करते हैं, कैलोरीन क्लोराइड होते हैं ना, उसके साथ संकुल बना लेंगे। संकुल बनाने के बाद में क्या होंगे, विलय हो जाएंगे। ठीक है, और ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, तथा यह क्या होते हैं, सेतुयुक्त होते हैं, बहुलकीय। सेतु मतलब सेतु जैसी संरचना बनाते हैं, और बहु क्या होता है, मतलब बहुलक के रूप में ये व्यवहार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन दो बातों को मैं लिख देता हूं। पहली बात मैंने क्या किया है, यह है जल में अविलय होते हैं, तथा NOH के साथ संकुल बनाने पर विलयशील हो जाते हैं। ठीक है, छठी बात करते हैं, यह कार्बनिक विलायकों को में Cl के साथ संकुल बनाकर विलयशील होते हैं, तथा लुईस अम्ल की तरह
व्यवहार करते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, ये पहला एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम एल्युमिनियम Cl3, ठीक है। अगला लिख लेते हैं बेरिलियम Cl2। सातवें बात करते हैं, अब ये क्या करते हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड की बात करें उसी प्रकार से जो फ्लोराइड होते हैं ना, फ्लोराइड आयन, उसके साथ भी संकुल बनाकर ये आयनिक प्रकृति का क्या बनाते हैं, संकुल बनाते हैं, ठीक है। सातों में लिख लीजिए बेरिलियम व एल्युमिनियम फ्लोराइडों के साथ ऋण आयनिक, जिस पर चार्ज क्या हो, ऋणावेश हो, नेगेटिव चार्ज हो, आयनिक संकुल बनाते हैं। तो कौन कौन से बना लेंगे, ये तो बना लेंगे ये एल्युमिनियम F6-3, एक बना लेगा ये बेरिलियम Cl4-2, सॉरी F4। और आठवें की बात करूं तो मैं देखो आठवें की बात कर रहा हूं कि ये क्या करते हैं, ये अधिकतर आपने क्षारीय मृदा धातु है कार्बन के साथ क्या बना लेंगे, Mc2 प्रकार का कार्बाइड बनाएंगे। और वो जब जल में इसको आप क्या करोगे, जल के साथ उसकी रिएक्शन करोगे, अभिक्रिया करोगे, तो वो क्या देंगे, एसिटिलीन देंगे, ठीक है, एसिटिलीन देंगे। परंतु जब हम बेरिलियम की बात करते हैं, उसके जो ऑक्साइड होते हैं वो Al3Cl4 की भांति क्या करते हैं, मेथेन मुक्त करते हैं, जब आप उनके जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये हमारा आखिरी टॉपिक है। फिर इसके बाद हम रिएक्शन को देखेंगे, ठीक है। देखो क्षारीय मृदा धातु वे कार्बन के क्रिया से Mc2 प्रकार के कार्बाइड जल से अभिक्रिया करने पर एसिटिलीन बनाते हैं, जबकि B2Cl के कार्बाइड AlCl4 की भांति जल से अभिक्रिया करने पर मेथेन मुक्त करते हैं। अभी हम रिएक्शन से इसको समझ लेंगे। अभी आप अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और अब आप इसके हम क्या पढ़ेंगे, कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे जो क्या सिद्ध करेंगे, यही वाला जो लास्ट टॉपिक 8वां वो सिद्ध करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इनको अच्छे से, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर आप Al4 और Cl3 कर देना, ठीक है। अब देखिए जो हम कैल्शियम की बात करते हैं, जो मेटेलिक कार्बेट कोई भी ले लिया कैल्शियम मैंने, तो ये क्या करते हैं, CHO4 एसिटिलीन बना रहे हैं। परंतु जब हम बेरिलियम व एल्युमिनियम की एल्युमिनियम 4Cl3 की बात करते हैं, जब रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, ये मेथेन को मुक्त करते हैं। और इसमें ना एक लास्ट टॉपिक है, वो क्या है, ये ना पेरोक्साइड नहीं बनाते हैं, पेरोक्साइड नहीं बनाते हैं, पेरोक्साइड नहीं बनाते हैं, जबकि अन्य क्षार धातु पेरोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा और है, थोड़ा टॉपिक और है ये, फिर इसको हम क्या कर लेंगे, आयनिक
जो क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, विकर्ण संबंध को इसको समाप्त हम कर देंगे। नोट डाउन कर लीजिए, रिएक्शन को आप अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, विकर्ण संबंधों के कारण। विकर्ण संबंध के हम क्या पढ़ेंगे, कारण। क्या पढ़ेंगे हम, विकर्ण संबंधों के बारे में, हम कारण के बारे में पढ़ेंगे। अब कारण क्या होते हैं, विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। पहला तो इसमें है आकार। आकार की बात करते हैं। आकार में भी आ जाती है त्रिज्याएं। आकार में भी क्या आ जाती है, त्रिज्याएं। त्रिज्याएं कौन कौन सी, एक तो आ जाती है परमाणविक, सॉरी, एक आ जाती है परमाणविक, एक आ जाती है आयनिक। आयनिक, ठीक है। त्रिज्या भी कौन कौन सी आ जाती है, परमाणविक और आयनिक की आ जाती है। दोनों की बात करते हैं हम। पहला हमने कौन सा पढ़ा था, मैग्नीशियम व लिथियम। ये तो जब दर्शाएंगे, जो आकार जो दिखाएंगे त्रिज्याएं, वो होगी परमाणविक। जब आयन किस प्रकार से, आयनिक त्रिज्याएं किस प्रकार से होगी, सॉरी लिथियम है ना, लिथियम, मैग्नीशियम व लिथियम। यहाँ पर था एल्यूमिनियम व बेरिलियम। ये जो दर्शा रही है वो दर्शाएगी आपको परमाणविक त्रिज्याएं। जब हम आयनिक की बात करें, आयनिक किस प्रकार से दर्शाती है, Mg2 प्लस लिथियम प्लस, ठीक है। इसकी बात करें, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की बात करें तो B2 प्लस व L प्लस के रूप में ये दर्शाते हैं। ठीक है, समानताएं दर्शाते हैं L प्लस 3। ओके, दो चीजें हमने अभी तक बात कर ली है। पहले हमने बात की है कि ये इनके आकार की बात करते हैं। आकार के अर्थ हो गए हैं कि त्रिज्याओं, आकार डिपेंड किस पर करता है, त्रिज्याओं पर डिपेंड करता है। त्रिज्याएं कौन सी, परमाणविक व आयनिक। तो ये जो होती है त्रिज्याएं, ये होती है इसकी परमाणविक त्रिज्याएं, ये होती है इनके आयनिक त्रिज्याएं। इनके जो मान होते हैं ना, लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। मान क्या होते हैं, लगभग समान। जब इनकी बात करूं तो इनके मान लगभग 76-72 के करीबन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप अगर बात करोगे तो समथिंग 162 के करीब इनके मान होते हैं त्रिज्याओं के। तो बहुत निकटतम वैल्यू है, मतलब एक दूसरे की बात, वैल्यूज की बात करें तो बहुत निकटतम वैल्यूज है। वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद कर लीजिए। कारण, दूसरी बात करते हैं विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता का मान अत्यधिक समान। अपिसम मैग्नीशियम व एल्यूमिनियम, सॉरी मैग्नीशियम व लिथियम और एल्यूमिनियम व बेरिलियम की बात करते हैं। ठीक है, जब इन दोनों की आप वैल्यूज की बात करोगे तो इनकी वैल्यू 1.0 व 1.2, तो इनकी तो बिल्कुल समान ही होती है, 1.5 व 1.5। जो इनकी जो विद्युत ऋणता है ना, उनका मान लगभग आपको समान देखने में मिलता है, जिसके कारण ये क्या दर्शाते हैं, विकर्ण संबंध आपको दर्शाते हैं। ठीक है, एक तो हमने कारण में आकार पढ़ लिया। आकार में जब हम त्रिज्याओं की तरफ जाते हैं तो परमाणु आयनिक त्रिज्या लगभग बहुत अधिक आपको समानताएं दर्शाती हुई मिलती है। दूसरा, जब आप कारण की बात करते हैं तो दूसरा कारण क्या है, विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता है ना, उनका मान आपको क्या दिखा देगा, बहुत समान। इसमें क्या दिखाएगा, आपको आकार दिखाई देने को मिल जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम क्या हो जाता है, हमारे विकर्ण संबंध जो टॉपिक है आज का वो समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। सारे डाउट्स आपके जो मस्तिष्क में थे सारे क्लियर हो चुके होंगे। और एक और बात कि लगातार क्या कीजिए, पिछली क्लासों में जो भी हमने पढ़ाई है उसको रिवीजन करते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है, और आशा करते हैं आपको सारी जो क्लास है वो आपको पसंद आ रही होगी। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपको अगली एक नई क्लास में नई आशाओं व नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।